हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो आपके आईसीएमआई के एग्जाम हुए थे जून 2025 में अभी अभी लेटेस्ट, और उसका जो पेपर नंबर 14 था एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज हम उसका डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे जून 2025 में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही वीडियो, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, जो आंसर्स बनाए हैं एग्जाम में, वो कितने ठीक है और कितने गलत है। और ऑफ कोर्स उन बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एग्जाम में जाने से पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करके जाते ही जाते हो, तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनता ही है। ऑलरेडी जो एमसीक्यू कोई क्वेश्चंस है उनके आंसर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन था जिसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी अपने को एमसीक्यू में ही, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि देखो क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है एमसीक्यू, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की जो सीरीज है वो हम आपके लिए हमेशा एग्जाम होने के बाद सजेस्टेड आंसर की सीरीज लेकर आते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब पे एग्जाम से पहले हम मैराथन्स लेकर आते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए कंडक्ट करते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट रिलीज करते हैं उनके सजेस्टेड आंसर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो काफी सारा रेलिवेंट कंटेंट जो है इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन अपडेशन होगा वो मिस नहीं होगा। और आपको जो अभी नोट्स दिखने वाले हैं सामने पीडीएफ नोट्स, वो आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाओगे। तो मोबाइल ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, हम अगर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली अपनी बात करते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस का फॉर्मूला होता है एवरेज गेन पर डे अपॉन में एवरेज लॉस पर डे। उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको आंसर करवाया भी था, और वो जो ऑप्शन आया था वो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कुछ भी गिवन नहीं था। अब अगर बात आंसर मैच करने की ही हो कि सर ये चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो मैंने आपको हिंट दिया भी था कि इसमें इंस्टीट्यूट जो है वो ये वाला सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट कंसीडर करके चलते हैं। बट ये सी आंसर कैलकुलेट कैसे हुआ, तो इस सी आंसर को भी कैलकुलेट करने का एक छोटा सा तरीका ये होता है सर। हालांकि अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली मैंने जो आपको पहले बताया था दैट इज एवरेज गेन पर डे अपॉन में एवरेज लॉस पर डे, यही आरएस होता है। बट अगर इन चार ऑप्शन में से आंसर निकालने की बात हो तो आपको इसमें क्या करना है, आपके पास ये जो क्लोजिंग प्राइसेस गिवन है 5 दिन के, आपको इसका एवरेज निकाल लेना है। सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो आपको इसका एवरेज निकाल लेना है, पांचों को प्लस करके डिवाइड बाई 5 करोगे, आपको एवरेज मिल जाएगा 136.29। और सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इस क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो क्लोजिंग प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है आपका दैट इज 145.25, इसको डिवाइड कर देना है एवरेज प्राइस से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा थर्ड वन 1.0628। तो सर इसमें आंसर कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको, और बाकी एमसीक्यू के आंसर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। इस वीडियो में सेक्शन बी जो है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीच में छोड़ के जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सेक्शन बी में अगर मैं इस बार के एसएफएम के पेपर की पैटर्न की बात करूं, सर पैटर्न सेम ही था, जिस चैप्टर में से जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वही पूछा गया। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी ट्रिकी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे। यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने एज सुन एज पॉसिबल इसका सॉल्यूशन बनाया और आपके सामने यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सेक्शन बी में वही था कि आपको 7 क्वेश्चन गिवन थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, हर क्वेश्चन की वेटेज आपकी 14 मार्क्स की थी। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो सर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है दैट इज गिवन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देख लेते हैं। Zodiac Limited had purchased a machine 4 years ago of rupee 4,80,000 having estimated useful life of 8 years with zero salvage value। अगर आपने 4 साल पहले खरीदी थी और 8 साल की लाइफ थी, तो इसका मतलब अब केवल और केवल इसकी 4 साल लाइफ बची है। इसकी अगर साल्वेज वैल्यू 0 थी तो सिंपल सी बात है 4,80,000 को मैं 8 साल में डेप्रीशिएट करूंगा तो हर साल 60,000 का डेप्रीशिएशन आ सकता है। Depreciation is charged using straight line method
ओवर द यूजफुल लाइफ। इस मशीन की बात करें तो एसएलएम मेथड ही आपको अप्लाई करना था। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू रिप्लेस दिस मशीन विद ए न्यू मशीन। अब हम इस मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं नई मशीन के साथ। आफ्टर द मार्केट एनालिसिस द परचेज मैनेजर हैज प्रोवाइडेड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू मशीन एज बिलो। नई मशीन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। तो सर नई मशीन की जो कॉस्ट होगी वो 12 लाख रुपए होगी, लेकिन हाउ एवर द वेंडर ऑफ दिस मशीन हैज एग्रीड टू टेक ओल्ड मशीन एट ए वैल्यू ऑफ 2,40,000। सर 12 लाख रुपए की नई मशीन है, बट पुरानी जो मशीन है वो 2,40,000 रुपए में वेंडर ले लेगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीन विल बी 40,000। लेकिन इस मशीन को हटाने की 40,000 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो अपनी जेब में तो नेट 2 लाख रुपए ही सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन होगी। और नई मशीन जो है, फॉर द न्यू मशीन 80% ऑफ द नेट परचेज प्राइस will be paid on the date of purchase. For the new machine 80% of the net purchase price will be paid on the date of purchase. सर जो परचेज की डेट है उस पे आप पूरा का पूरा पैसा नहीं पे कर रहे, केवल और केवल 80% ही आपने पैसा पे करना है, एंड रिमेनिंग विल बी पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में पे करना है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ने कहा है कि नेट परचेज प्राइस जो है, नेट परचेज प्राइस जो होगा उसका 80% तो आप पेड कर दोगे 0 पीरियड में, और रिमेनिंग आप पे करोगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो सर नेट परचेज प्राइस क्या होगा? 12 लाख रुपए की मशीन है, 12 लाख रुपए की मशीन है, 240 में वेंडर लेने को तैयार है, बट 40,000 रुपए तो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है। तो नेट जो इफेक्ट होगा 2 लाख रुपए का इंपैक्ट आएगा, और 12 लाख में जब 2 लाख रुपए आप एडजस्ट करोगे तो सर 10 लाख रुपए आपका नेट परचेज प्राइस होगा। तो उस 10 लाख रुपए का 80% 8 लाख रुपए तो आपको स्टार्टिंग में पे कर देना है 0 पीरियड में, और बचा हुआ जो 2 लाख है वो आप फर्स्ट ईयर के एंड में पे करोगे। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाना स्टार्ट करूं, तो मैंने इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट किया। सर नेट वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। कैसे? 12 लाख रुपए की मशीन है, 240 में पुरानी वाली जाएगी, बट 40,000 रुपए उसमें कॉस्ट आ गई, तो नेट साल्वेज वैल्यू 2 लाख। तो 10 लाख में 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया, 10 लाख रुपए आपका नेट परचेज प्राइस आया। उसका 80% 8 लाख रुपए आपको 0 पीरियड में पे कर देना है, और बचा हुआ जो 2 लाख है वो तो फर्स्ट ईयर में पे करूंगा, तो फर्स्ट ईयर में ही कैलकुलेशन में शो करूंगा। इसके अलावा डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना है नई वाली मशीन पे 20% पर एनम अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। पुरानी मशीन पे चल रहा था स्ट्रेट लाइन, नई वाली पे चलेगा डब्ल्यूडीवी। ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ न्यू मशीन 4 साल की होगी, और इसकी साल्वेज वैल्यू रहेगी 1 लाख रुपए एट द एंड ऑफ ईयर 4। ठीक है। इंक्रीमेंटल सेल्स होगा 12,25,000 का, कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50%। इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन 118,750। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस वो नेट परचेज प्राइस वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। एडिशनल वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन का बिगिनिंग मतलब 0 पीरियड, तो मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तो 0 पीरियड में शो कर दिए। और इसके अलावा एंड ₹3 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 का बिगिनिंग होता है एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो सेकेंड ईयर के एंड में हम ये फिगर लिखेंगे 3 लाख की। और वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी निल। क्वेश्चन नहीं भी लिखता तो भी हम लास्ट ईयर टर्मिनल जो होता है उसके अंदर सारी की सारी अपनी वर्किंग कैपिटल रिलीज करवा लेते हैं। टैक्स का रेट आपको 30% अप्लाई करना है, इग्नोर कर देना है टैक्स ऑन कैपिटल गेन। क्वेश्चन की डिमांड है जोडियाक लिमिटेड विल नॉट मेक एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड लेस देन 12%। तो 12% के फैक्टर यूज करने हैं जो आपके पास 5 साल के गिवन भी है। क्वेश्चन की डिमांड है इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो बताओ। सर इनिशियल कैश नेट आउटफ्लो मैंने निकाल दिया है, 8 लाख रुपए नेट आपको पे करना है, 2.5 लाख रुपए आपकी वर्किंग कैपिटल है, तो इनिशियली तो आपको 10.5 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन, सर आ जाओ पहले एडिशनल डेप्रीशिएशन ही कैलकुलेट करवा देता हूं। एडिशनल डेप्रीशिएशन की अगर आप बात करोगे तो हमें नई मशीन पे जो अप्लाई करना है वो डब्ल्यूडीवी करना है 20%, और नेट जो परचेज प्राइस है वो आपका कितना है? 12 लाख रुपए में से 2 लाख एडजस्ट होके 10 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हो। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करी हुई है मैंने, ये रही। सबसे पहले मैंने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया, नई मशीन पे 10 लाख रुपए नेट परचेज प्राइस है,
20% इज द WDV मेथड। तो 10 लाख का 20% 2 लाख, नेक्स्ट ईयर में 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख का 20% 160, नेक्स्ट ईयर में 8 लाख माइनस 1,60,000 तो 640 का 20% 1,28,000, नेक्स्ट ईयर में 6,40,000 माइनस 1,28,000 इसका 20%, मतलब 5,12,000 का 20%, 1,02,400। पुरानी जो मशीन थी वो तो सिंपल सी बात है 4,80,000 की खरीदी थी आपने, 8 साल की लाइफ विदाउट एनी साल्वेज वैल्यू, तो हर साल SLM के अकॉर्डिंगली 60,000 का डेप्रिसिएशन था, उस पे तो 60,000 का डेप्रिसिएशन था। तो आप यहाँ पे इजीली एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। 2 लाख माइनस 60,000, 1,60,000 माइनस 60,000, 1,28,000 माइनस 60,000 और 1,02,400 माइनस 60,000। सर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। सर ठीक है, तो कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए मैंने ये एनालाइज किया क्वेश्चन में कि डेप्रीशिएशन की वजह से हर साल की फिगर वेरी करेगी, बट उससे पहले पहले के आइटम तो सब कुछ सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंक्रीमेंटल ईबीडीटी एक साथ कैलकुलेट कर लिया, जिसमें आप सबसे पहले इंक्रीज इन सेल्स लेते हो, जो क्वेश्चन में गिवन था 12,25,000। क्वेश्चन ने कहा कंट्रीब्यूशन 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% आ गई, तो 12,25,000 का 50% आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई और 50% आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, जिसमें से माइनस कर दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट 1,18,750। तो हम अपना इंक्रीमेंटल ईबीडीटी तक पहुंच गए, जो हर साल में सेम फिगर रहनी थी 493,750, जिसको मैंने क्या किया एनुअल कैश इनफ्लो के स्टेटमेंट में कॉपी कर दिया। अब इसमें से माइनस कर दो इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन जो आपने यहाँ कैलकुलेट किए 140, 1,68,000 और 42,400। तो ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे 30%, तो आप पहुंच जाओगे अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप एड बैक करते हो डेप्रीशिएशन, जो ऊपर डेप्रीशिएशन माइनस किए हैं वही प्लस कर दो। इसके बाद जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता लग गया था कि सर 10 लाख रुपए की जो नेट परचेज प्राइस है, 12 लाख माइनस 2 लाख, 10 लाख रुपए का जो नेट परचेज प्राइस है उसका 80% तो जीरो पीरियड में, बट बचा हुआ 2 लाख आप फर्स्ट ईयर के एंड में पे करोगे, तो बचा हुआ 2 लाख मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में माइनस कर दिया है, पे कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था जो नई मशीन है वो साल्वेज वैल्यू देगी आपको 1 लाख रुपए एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर के एंड में मैंने यहाँ पे साल्वेज वैल्यू भी लिख दी है 1 लाख रुपए। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको कहा था कि 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आपको लगानी है, कब एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में। तो मैंने सेकेंड ईयर के एंड में यहाँ पे 3 लाख रुपए जो है वर्किंग कैपिटल के माइनस कर दिए हैं, और लास्ट में आप वर्किंग कैपिटल रिलीज करवाओगे, तो आपने टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी लगाई हुई है 5.5 लाख रुपए, तो फोर्थ ईयर के एंड में आप 5.5 लाख रुपए इसको रिलीज करवा लो। अकॉर्डिंगली आपको मिल गया ये एनुअल कैश इनफ्लोज। क्वेश्चन ने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास 12% के गिवन है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ ईयर का आपको फैक्टर केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, हमारे लिए केवल और केवल 4 साल के फैक्टर की रेलेवेंसी है। माइनस कर दिया इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो हमारा एनपीवी आ गया 79739, जो कि पॉजिटिव है। और सर अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो ऑफकोर्स सेकंड ऑप्शन में क्या हमें रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि आपका एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी है। तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती करी होगी, और वो गलती कहां पे करी होगी, तो सर गलती करी होगी ये नेट परचेज प्राइस को लेकर। नेट परचेज प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए आएगा, 12 लाख माइनस 2 लाख करके, देन उसका 80% 8 लाख आपको जीरो पीरियड में पे करना है, बैलेंस 2 लाख आपको फर्स्ट ईयर के एंड में पे करना है। प्रेजेंटेशन आपकी वेरी कर सकती है, बट अगर आपका आंसर सेम आया है तो ऑफ कोर्स आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। बट जैसा कि मेरा मानना है बच्चों ने यहाँ पे हो सकता है नेट परचेज प्राइस की जगह सीधा सीधा 12 लाख का 80% वगैरह कुछ कर दिया हो, तो गलती होने के चांसेस तो थे। तो क्वेश्चन नंबर 2A मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी था, सर बिल्कुल भी इजी नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B जो आप देख रहे हो दैट वाज इजी वन। अगर आप लीज का चैप्टर पढ़ के गए हो, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के गए हो, तो आराम से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में भी करके जाते हो। बी पार्ट, Dextron Limited, a leasing company, Dextron Leasing Limited, a leasing company has agreed to lease an equipment
टू इट्स कस्टमर फॉर 4 ईयर। सर 4 साल के लिए एक इक्विपमेंट लीज पे देना है, दे दो। विच इज ऑल्सो द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। द इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी वो 300 लाख रुपए की होगी, तो सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी आपको 300 लाख रुपए की। तो इसके लिए आप सीधा सीधा अपना स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी बना सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी सीधा सीधा बना सकते हो इसके लिए कि सर सबसे पहले परचेज कॉस्ट आपकी आएगी जीरो पीरियड में 300 लाख रुपए की, जिसका फैक्टर स्टार्टिंग में तो 1 ही होता है, तो 300 लाख रुपए का आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा। हैज नो साल्वेज वैल्यू, अच्छी बात है। कैन बी डेप्रिशिएटेड इन 4 ईयर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो 300 लाख रुपए का अगर आपका इक्विपमेंट है, 4 साल में अगर आप इसको डेप्रिशिएट करोगे तो हर साल 75 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन आएगा। बट सर हमें डेप्रिशिएशन से नहीं, उसकी टैक्स सेविंग से मतलब होता है। तो 75 लाख रुपए का टैक्स की अगर रेट की मैं बात करूं तो 35%, तो 75 लाख का 35% 26.25 लाख का टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन होगा हर साल। हर साल कितने सालों तक? सर 4 साल तक। फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि एवरेज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड वैसे तो 10% है, बट इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कवर करने के लिए हम इसको 2% हाइक करके चलेंगे, मतलब 12% के आपको फैक्टर लेने थे। कितने साल का क्वेश्चन है? 4, इसका मतलब 5वां साल। यहाँ पे भी फालतू गिवन है, तो आपको ये 4 साल के जो फैक्टर है इसका एडिशन कर लेना है। सर ये 4 साल के फैक्टर का एडिशन अगर आप कर लेते हो तो ये आ जाता है हमारा 3.038। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टैक्स सेविंग से, तो आपको आपकी टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन की प्रेजेंट वैल्यू पता लग जाएगी। इसके बाद और आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड दैट लीज रेंटल बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 so that it can match its own cash availability। सर जो लेसी है वो कहता है मैं लीज रेंट पे करूंगा 2:1 के प्रपोर्शन में। तो सिंपल सी बात है, मैं 1 को x एज्यूम कर लेता हूं, तो ये मेरे 2x हो जाएंगे। और अगर मैं लीज रेंट रिसीव करूंगा तो मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है 2x का 35% 0.7 मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 1.36 विल बी रेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 1.3 और 1.3, और थर्ड और फोर्थ ईयर में x में से अगर 35% माइनस करूंगा तो इट विल बी 0.65x। तो 0.65 और 0.65x आपको लीज रेंटल रिसीव होगा, जिसपे फर्स्ट ईयर पे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर पे सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर पे थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर पे फोर्थ ईयर का आपका फैक्टर अप्लाई करके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी आपकी रिसिप्ट है। अब x कैलकुलेट करने के लिए आपको एनपीवी 0 कंसीडर करना है। इसकी इक्वेशन बना दी। सर इक्वेशन बन गई 3.0732x, ये सारे के सारे x ऐड कर लिए, प्लस 79.7475 दिस फिगर माइनस 300, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x आ गया 71.6688, मतलब दैट शुड बी रेंट इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, और फर्स्ट और सेकंड में इसका डबल है तो इसका डबल करके लिख दिया। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 2A था, जैसे उसकी लेंथ थी, उसको कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से जो क्वेश्चन नंबर 2A था वो लेंथी था, जिसकी वजह से 2B आपको एक छोटा क्वेश्चन दे दिया ताकि आप टाइम मैनेज कर सको, ताकि आप थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सको। हालांकि 2A जो है वो ट्रिकी था, 2B जो था वो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें किसी तरीके का ट्रिकी पॉइंट नहीं था। लीज आप पढ़ के गए, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट था वो इजी पार्ट था। अगेन मैं कहूंगा इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं 3A लाइक जो क्वेश्चन है वो आप इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल के टॉपिक में करके जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3A, एलाइट एम लिमिटेड, ए लीडिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, is planning to invest in new production technology and is evaluating 2 mutually exclusive projects. प्रोजेक्ट के नाम है टाइटन दैट इज एडवांस्ड मशीनरी एंड प्रोजेक्ट ओरियन दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव मशीनरी। बोथ प्रोजेक्ट रिक्वायर एंड, दोनों में ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख का होगा, एंड द एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो CFAT गिवन है 3 साल के, ओवर 3 years आर एज फॉलोज। तो द एस्टिमेटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट इज, कितने 1,60,000 हो सकता है टाइटन में, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 2 लाख की प्रोबेबिलिटी, 280 की प्रोबेबिलिटी, 420 की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ओरियन में 130 विद प्रोबेबिलिटी, 180 विद प्रोबेबिलिटी, 3 लाख विद प्रोबेबिलिटी और 360 विद प्रोबेबिलिटी गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आपको यूज करना है 9%, जिसके आपको 3 साल के एन्युटी फैक्टर भी दे दिए हैं 2.513। क्वेश्चन की पहली डिमांड कहते हैं एनालाइज एंड असेस द एक्सपेक्टेड एनपीवी
फॉर ईच प्रोजेक्ट। सर आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करके देना है। एनपीवी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, लेकिन इसके लिए आपको पहले जो कैश इनफ्लोज गिवन है वो आपको एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं टाइटन में बात करूं तो 1,60,000 इंटू 0.15 प्लस 2 लाख इंटू 0.25 प्लस 2,80,000 इंटू 0.35 प्लस 4,20,000 इंटू 0.25, दैट टोटल विल कम योर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज 2,77,000। Similarly, in case of Orion, 1,30,000 into 0.25 plus 1,80,000 into 0.35 plus 3 lakh into 0.25 plus 3,60,000 into 0.15, आपको ओरियन का 2,24,500 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पता लग गया। तो जब आपको एक्सपेक्टेड एवरेज कैश फ्लो पता लग गया तो अब हम इस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। जैसे एनपीवी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। 2,77,000 इंटू 3 साल का फैक्टर तो गिवन ही है क्वेश्चन में 2.513। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता लग गया, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो तो दोनों केस में 5 लाख ही है, एनपीवी आ गया। सिमिलरली ओरियन के केस में 2,24,500 इंटू फैक्टर 2.513 माइनस तो दोनों की कॉस्ट सेम ही है 5 लाख, 64169 आ गया। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एनपीवी आपको कैलकुलेट करके देना था, इजी था। सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप ऑलमोस्ट इवैल्यूएशन में काफी सारे क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, बस थोड़ी सी फिगर्स बड़ी थी बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करते हो। पहले टाइटन का क्वेश्चन कॉपी करेंगे सबसे पहले, तो कैश फ्लो 160, 2 लाख, 280, 420 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.15, 0.25, 0.35 और 0.25। तो सबसे पहले कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम अप किया तो वही 277 की फिगर आ गई जो पीछे एवरेज कैश फ्लो थी। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस निकालना होता है, तो कैश फ्लो माइनस एवरेज कैश फ्लो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, तो 160 माइनस 2,77,000 का स्क्वायर इनटू 0.15, 2 लाख माइनस 2,77,000 का स्क्वायर इनटू 0.25, 2,80,000 माइनस 2,77,000 जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर इनटू 0.35, 4,20,000 माइनस 2,77,000 जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर इनटू 0.25, टोटल किया वेरिएंस आ गया, उसका रूट किया, रूट किया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन टाइटन का मिल गया। सिमिलरली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ओरियन का कैलकुलेट करना था, जिसमें सबसे पहले आप कॉपी करेंगे कैश फ्लो 1,30,000, 1,80,000, 3 लाख और 360, और प्रोबेबिलिटी कॉपी करेंगे 0.25, 0.35, 0.25 और 0.15। मल्टीप्लाई करके इसका समअप कर लिया तो आपको एवरेज कैश फ्लो वही 224,500 पता लग गया। इसके बाद वेरिएंस के लिए CF माइनस बार CF स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, 1,30,000 माइनस 2,24,500 जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर इनटू 0.25, 1,80,000 माइनस 2,24,500 जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.35, 3 लाख माइनस 2,24,500 जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 एंड 3,60,000 माइनस 2,24,500 जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.15। ये आपका वेरिएंस आ गया जिसका रूट करोगे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ओरियन का भी पता लग गया। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, आपको सीवी कैलकुलेट करना है, रिस्क एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न, रिस्क एज ए प्रपोर्शन ऑफ कैश फ्लो। तो मैंने यहाँ पे रिस्क एज ए प्रपोर्शन ऑफ एवरेज कैश फ्लो कंसीडर किया है कि 93,011 का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था टाइटन का, और कैश फ्लो था एवरेज 277। इसका मतलब ₹1 का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए रिस्क है 0.336 की। सिमिलरली ओरियन में बात करें तो 84,290 की रिस्क है 224,500 के लिए, तो ₹1 का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए 0.375 की आपको रिस्क बियर यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ने फोर्थ पॉइंट में बोल दिया कि रिकमेंड करो विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सीवी। सर सीवी जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, तो सीवी आपका टाइटन का कम है तो आपको टाइटन जो है वो सिलेक्ट करना, टाइटन जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3A जो था वो एक इजी क्वेश्चन था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। काफी सारे आप क्वेश्चन ऑलरेडी करके जाते हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इसके बाद एक मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखा गया वो था क्वेश्चन नंबर 3B। दिखने में काफी इजी लग रहा है बट उतना इजी है नहीं ये क्वेश्चन जितना यहाँ पे देखने में लग रहा है। An investor is considering to purchase equity shares of Delta Limited whose current market price is 172.45 per share। सबसे पहले तो ध्यान देना यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है
वो आपको गिवन है। द कंपनी इज प्रपोजिंग ए डिविडेंड ऑफ ₹6 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। प्रपोज लिखा हुआ है तो दिस इज द D1। प्रपोज लिखा हुआ है तो दैट इज द D1। डेल्टा लिमिटेड, यहां पे ध्यान देना, डेल्टा लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। 4 सालों तक तो 20% ग्रोथ रहेगी। देयर आफ्टर द ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years will decline linearly by 1% पर annum। 1% करके गिरेगा। मतलब 20 के बाद 4 साल तक तो आपका 20% रहेगा, उसके बाद लीनियरली 1% गिरेगा। तो 20 से आप पहुंच जाओगे 19 पे, 19 से आप पहुंच जाओगे 18 पे, 18 से आप पहुंच जाओगे 17 पे। देयर आफ्टर इट विल स्टेबिलाइज एट ए सर्टन ग्रोथ रेट पर एनम इन्फिनिटली। इसके बाद क्या है, ये एक सर्टन ग्रोथ रेट पे जाके स्टेबलाइज हो जाएगा, सर्टन रेट पे जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। अब वो सर्टन रेट क्या है वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर इज 20%। फैक्टर यूज करने हैं। डिविडेंड वैल्यू इज टू बी टेकन इन 2 डेसिमल पॉइंट्स ओनली। डिविडेंड जो लेना है वो 2 डेसिमल तक के लेके चलो कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 4 डिजिट के गिवन है, 1 से लेकर 7 साल के 20%। क्वेश्चन की पहली डिमांड ये थी, एसेस द स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ डेल्टा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर्स। देखो यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लगा होगा कि सर 4 साल तक ये 20 है, उसके बाद 5वें साल में ये 19, फिर 18 और फिर 17, तो ये 17% आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन एक बात यहां पे सोचने की बनती है, पहले पॉइंट का आंसर 17% और दूसरे पॉइंट में तो इन्होंने 15% टारगेट ग्रोथ देकर बोल दिया है कि शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो सर अगर मैं बात करूं तो ये तो, अगर आप पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से करते हो तो फिर दूसरा पॉइंट तो आप सीधा सीधा जो गॉर्डन मॉडल होता है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन में KE माइनस G, वो आप अप्लाई करके कर दोगे। 1 या 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका 7 मार्क्स की वेटेज का। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है किस तरीके से फॉर्म होना था, ये मैंने सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है आपके लिए। देखो इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें ग्रोथ रेट जो है, ऐसा नहीं बोला है कि ये वाला जो ग्रोथ रेट है यही आगे स्टेबलाइज रहेगा। ये कहता है सर्टन ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबलाइज रहेगा। अब वो सर्टन ग्रोथ रेट कितना है हमें नहीं पता। यहां तक क्वेश्चन है, ये तो बोला कि 1% गिरेगा, बट इसके बाद कितना गिर के स्टेबलाइज होगा वो नहीं बताया। तो ये बिल्कुल मत समझ लेना कि यहाँ पे 17% जो है वो फाइनल आंसर आ गया अपना। सर नहीं, यहाँ पे आपको सर्टन ग्रोथ रेट जो है, स्टेबल ग्रोथ रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। स्टेबल ग्रोथ रेट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आप जैसे डी कैलकुलेशन करते हो वैसे करना है। अपने पास देखो D1 तो गिवन था 6 रुपए का। क्वेश्चन ने कहा था 4 साल तक ग्रोथ रेट जो है वो 20% है। तो D1 में तो ऑलरेडी 20% ग्रोथ रेट अप्लाइड है, तो 3 बार और अप्लाई कर लो। 6 + 20%, 7.2 का 20% और 8.64 का 20%। तो सर 4 साल तक तो ग्रोथ रेट 20% हो गई। इसके बाद 1% गिराना शुरू कर दो, तो नेक्स्ट ईयर में 19% ले लो, तो 10.37 + 19%। नेक्स्ट ईयर 1% और गिरा दो 18, तो 12.34 + 18%। फिर नेक्स्ट ईयर 1% और गिरा दो, तो 14.56 + 17%। इस तरीके से मैं D7 तो कैलकुलेट कर सकता हूं। अगले साल की कहानी मुझे पता नहीं है कि अगले साल से क्या ग्रोथ रेट होगा, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तो ये D7 तक तो मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब देखो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब आप वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो, याद करो। सर जो डिविडेंड होते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और जिस साल में आपका ग्रोथ रेट स्टेबलाइज होता है और जस्ट उससे पहले का मार्केट प्राइस, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आज का मार्केट प्राइस आप कैलकुलेट करते हो। इस क्वेश्चन में आज का मार्केट प्राइस तो गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो डिविडेंड है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो सर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 डिविडेंड कॉपी कर लिए, और इन डिविडेंड पे जो मेरे पास क्वेश्चन में फैक्टर गिवन थे वो अप्लाई करके मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया डिविडेंड की। जो
वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है, करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस। कब? जब आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुआ था उस साल के जो मार्केट प्राइस होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, आपको आज का मार्केट प्राइस तो पता है इस क्वेश्चन में 172.45। अगर आपको 172.45 आज का प्राइस पता है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड की वैल्यू 34.6 है, तो सर इसका मतलब ये है आपका 8th ईयर में जाके ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा। तो आप P7 की कैलकुलेशन करोगे तो इसका मतलब P7 की वैल्यू कितनी बचेगी सर? P7 की वैल्यू 137.85 आएगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी 172.45 में डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू है 34.6। तो वैल्यू एट द एंड ऑफ 7 ईयर जो प्राइस होगा शेयर का वो होगा 137.85। बस सर आपको ये पता लग गया 137.85। अब आप अपना P7 का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। P7 का फॉर्मूला होगा D8 अपॉन में KE माइनस D8। P7 आपको पता लग गया, D8 क्या होगा सर? मुझे D7 पता है 17.04। जो भी ग्रोथ रेट होगा इंटू 1 प्लस डी डिवाइड बाई KE माइनस जो भी ग्रोथ रेट होगा वो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे आंसर मिलेगा 16%। तो सर आपका जो पहले पॉइंट का आंसर है यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ रेट दैट विल बी 16%। ये आंसर अगर आपने निकाला है तो आपका आंसर ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली 3 साल का माइनस करके 17% बोल दिया है सर वो आंसर सही नहीं है। और सेकंड पॉइंट का जो आंसर है वो भी आपने इसी ग्रोथ रेट के बेसिस पे देना था। एडवाइस वेदर इट इज वर्थ टू परचेज द शेयर एट दिस प्राइस। क्या इस प्राइस पे शेयर को खरीदना वर्थ है कि नहीं है? इफ द इन्वेस्टर हैज ए स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15%, इन्वेस्टर का टारगेट है 15% ग्रोथ रेट, तो क्या इस प्राइस पे खरीदूं कि नहीं खरीदूं? सर खरीद लो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का टारगेट है 15% और स्टेबल ग्रोथ रेट है कितना? 16%। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होगा, तो दैट शेयर शुड बी परचेज। तो ग्रोथ रेट 16% इज मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट 15%, तो इट इज वर्थ टू परचेज द शेयर। तो दिस इज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपके साथ यहां पे शेयर किया है। और इसके बाद ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 4A जो था अगेन मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन। तो अभी तक तो अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 2A ट्रिकी था, परचेज प्राइस नेट परचेज प्राइस वाला कंफ्यूजन वहां पे आपको हो सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B लीजिंग का क्वेश्चन इजी था। 3A जो था इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल इजी था। क्वेश्चन नंबर 3B मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन कहूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो तो अगर बच्चा समझ गया हो कि करना कैसे है तो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी किसी तरीके का कोई स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नहीं दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन बॉन्ड का है, बट बॉन्ड का कम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बात करूं सर, अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता तो होता है, बट इस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4A फ्रॉम बॉन्ड वैल्यूएशन, एस्टेरा यूटिलिटीज लिमिटेड, ए लीडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हैज इश्यूड ए 25-year zero coupon bond to raise capital for a large scale hydroelectric power project। सर 25 साल का जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। The bond does not offer any interim interest payments and will be redeemed at face value upon maturity। अगर आप मैच्योरिटी तक जाओगे तो ये रिडीम हो जाएगा फेस वैल्यू पे, और बीच में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। However, लेकिन इट कम्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस। लेकिन इस जीरो कूपन बॉन्ड के साथ आपने ऑप्शंस अटैच करे हुए, डिजाइन्ड टू मिटिगेट इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर बोथ द इश्यूअर एंड द इन्वेस्टर। तो जो ऑप्शन अटैच करे हुए हैं वो इश्यूअर और इन्वेस्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करे हुए। बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, मतलब अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे एज एन इन्वेस्टर
तो आपको मैच्योरिटी पे 25 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है। एंड फॉलोज एनुअल, इसमें कंपाउंडिंग हो जाती है, ठीक है। द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड यील्ड टू मैच्योरिटी इज स्ट्रक्चर्ड इन ए टीयर्ड मैनर। वाईटीएम का जो रेट है जिसके आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करते हो वो टीयर्ड मैनर में है। कहते हैं 8% पर एनम लेना है आपको पहले 10 सालों के लिए, 9% पर एनम लेना है आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, और 10% पर एनम लेना है आपको लास्ट 5 ईयर्स के। इन एडिशन टू इट्स मैच्योरिटी वैल्यू, 1 लाख रुपए की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो, द बॉन्ड इंक्लूड्स 2 एम्बेडेड ऑप्शंस। दो ऑप्शन भी अटैच है क्या? पहला ऑप्शन है द फर्स्ट इज कॉल ऑप्शन, अलाउिंग एक्स्ट्रा यूटिलिटीज लिमिटेड, कंपनी को अलाउ करती है टू रिडीम द बॉन्ड अर्ली एट द एंड ऑफ ईयर 15 फॉर रुपी 1,01,000। एक तो कॉल ऑप्शन अटैच है, वो कॉल ऑप्शन कंपनी जो है एस्टेरा यूटिलिटीज लिमिटेड उनको एक राइट दे रही है किस चीज का, कि वो चाहे, मतलब कंपनी अगर चाहे तो 15 साल के बाद ही उसको रिडीम कर सकती है 1,01,000 रुपए इन्वेस्टर को देकर। दूसरा ऑप्शन है पुट ऑप्शन, और ये पुट ऑप्शन दिया गया इन्वेस्टर को, एनेबलिंग इन्वेस्टर टू सेल द बॉन्ड बैक टू द कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर 18 फॉर रुपी 80,000 इफ मार्केट कंडीशन वारंट। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर अगर चाहे तो इस बॉन्ड को वापस कर सकते हैं कंपनी को 80,000 रुपए में 18 साल के बाद। तो 3 सिचुएशंस है, सिंपल सी बात है, या तो इन्वेस्टर मैच्योरिटी तक अपने पास रख ले, या फिर कंपनी 15 साल के बाद पैसा देकर कहानी खत्म कर दे, या फिर 18 साल के बाद जो इन्वेस्टर है वो 80,000 रुपए में उसको कंपनी को वापस दे सकता है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दिए हैं 5 साल के, 8 साल के और 10 साल के, 8% पे, 9% पे और 10% पे। क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है, एनालाइज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सबसे पहले आपको बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टुडे इफ द इश्यूअर होल्ड एट मैच्योरिटी। देखो अगर इश्यूअर जो है वो मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो उस सिचुएशन में कोई भी ऑप्शन वगैरह का रोल नहीं आएगा। तो सिंपल होगा क्या, इश्यूअर इश्यू कर देगा आज और 25 साल के बाद 1 लाख रुपए जो है वो एज ए फेस वैल्यू बॉन्ड के लिए देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एनुअल कंपाउंडिंग होनी है, पहले 10 साल 8% के अकॉर्डिंगली, फिर 10 साल 9% के अकॉर्डिंगली, फिर 10% पे 5 साल के लिए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 1 लाख रुपए की जो फेस वैल्यू है 25 साल के बाद, रिडम्पशन वैल्यू जो है 25 साल के बाद, आपको इसको टीयर्ड वाइज, दैट इज स्टेप वाइज बैक लेके आना है। तो सर सबसे पहले तो आप इसको 25 से 20 साल पे लेकर आओगे, क्योंकि लास्ट जो 5 साल है उसमें 10% का वाईटीएम आपको अप्लाई करना है। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आपको करनी थी। सर फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए 25 साल के बाद, तो आप उसको पहले तो 5 साल बैक लेके आओ, मतलब 20 साल पे लेके आओ। लास्ट जो 5 साल है उसमें 10% का वाईटीएम अप्लाई होता है। सिंगल फिगर है तो सर 5 साल देखने अपने को, 10% देखना है तो 0.6209 का फैक्टर अप्लाई होगा, 0.6209 का फैक्टर अप्लाई होगा। तो सिंपल 1 लाख पे आप 0.6209 अप्लाई करेंगे तो 62,090 की वैल्यू बनती है 5 साल पहले। मतलब 25 से अगर 20 पे लेके आऊं तो वो 62,090 बनता है। आप चेक भी कर सकते हो कि सर 62,090 में अगर आप 10% ऐड करोगे एनुअली 5 साल तक, वो आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा। सिमिलरली अब आप 20 साल पे पहुंच गए, फिर आप इसको लेकर आओगे 10 साल पे, वैल्यू आफ्टर 10 ईयर, क्योंकि 10 साल का गैप है और उस 10 साल में रेट क्या अप्लाई करना आपने, 9% का। तो अब आपने अप्लाई करना पड़ेगा 10 साल के लिए 9% का फैक्टर, दैट इज 0.4224। वैल्यू थी 62,090, इसको 10 साल पीछे लेकर आऊंगा तो 0.4224 अप्लाई कर दिया तो 26,227 की वैल्यू आ गई। अब अगर आप 26,227 में 9% 10 बार ऐड करके देखोगे आप इस वैल्यू पे पहुंच जाओगे। फिर इसको जीरो पीरियड पे लेके आना है, तो ये 10 साल बाद की वैल्यू है 26,227। पहले 10 साल में जो फैक्टर आपको अप्लाई करने हैं वो करने 8% के, तो सर 8% पे
8% पे, 8% पे 10 साल के फैक्टर है 0.5403। 8% पे 10 साल के फैक्टर, एक सेकेंड रुक जाओ सर, 8% पे 10 साल के फैक्टर है 0.4632, 0.4632, तो 26227 पे अप्लाई हो जाएगा 0.4632, 12,148। तो आज जो 12148 की वैल्यू है उसमें अगर 10% आज जो 12148 की वैल्यू है, अगर आप उसमें 8% के अकॉर्डिंगली एनुअल कंपाउंडिंग करो 10 साल तक, फिर आप उसमें 9% पे कंपाउंडिंग करो 10 साल तक, फिर आप उस पर 10% की कंपाउंडिंग करोगे 5 साल तक, तो वो 1 लाख रुपए बनेगा। तो जो 25 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो आज होगी वैल्यू ऑफ बॉन्ड 12148। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 आंसर। पहली डिमांड क्वेश्चन की यही है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, अब कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है बट वैल्यू चेंज होती रहेगी। कहते हैं एसेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड if the issuer exercise the call option at the end of year 15। कहते हैं मान लो अब जो कंपनी है वो 15 साल के बाद अपना कॉल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर लेती है। मतलब ये है कि कंपनी 15 साल के बाद 1,01,000 रुपए दे देगी। कंपनी 15 साल के बाद 1,01,000 रुपए दे देगी। तो बताओ आज बॉन्ड की वैल्यू क्या है। तो अब तो मुझे 15 साल के हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है। 15 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है तो पहले 10 साल 8% और फिर जो है वो 9% 5 साल तक चलेगा। तो इसका मतलब 1,01,000 रुपए की जो वैल्यू है 15 साल के बाद, पहले तो आप उसको 10 साल पे लेकर आओ। जब 10 साल पे लेकर आओगे तो 9% कितना पीछे ला रहे हो, 5 साल पीछे ला रहे हो, तो 5 साल के फैक्टर अप्लाई कर दोगे 0.6499। तो 1,01,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6499 करोगे तो 65,640। चेक कर सकते हो आप 65,640 में अगर आप 9% के हिसाब से कंपाउंडिंग करोगे तो 5 साल के बाद वो 1,01,000 रुपए बन जाएगा। अब आप इसको आज की वैल्यू पे लेकर आओ 10 साल पीछे। 10 साल पीछे लेकर आओगे तो अब जो है वो 8% के कंपाउंडिंग है और 10 साल, तो 8% 10 साल 0.4632 अप्लाई कर दो तो 65,640 जो 10 साल के बाद है उसको आज लाओगे 0.4632 अप्लाई करके 30,404। आप चेक कर सकते हो 30,404 में अगर 10 साल तक 8% कंपाउंडिंग की जाए और 5 साल तक 9% पे कंपाउंडिंग की जाए तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1,01,000। सिमिलर कैलकुलेशन होनी है आपकी थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा एसेस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फिर से इफ द इन्वेस्टर एक्सरसाइजेज द पुट ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईयर 18। अगर इन्वेस्टर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करे 18 साल के बाद और 18 साल के बाद अपने बॉन्ड को 80,000 रुपए में बेच दे, रिडीम करवा ले, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब 18 साल के बाद 80,000 रुपए की वैल्यू, 18 साल के बाद 80,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। अब 18 साल के बाद 80,000 रुपए की वैल्यू आ रही है, 18 साल के बाद 80,000 रुपए की वैल्यू आ रही है, तो सिंपल सी बात है आज बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले तो इस 80,000 को 8 साल पीछे लेकर आना पड़ेगा। 10 से 18 साल में अगर आप बात करोगे तो 9% ये जो रेट है ये चल रहा था, तो 9% पे 8 साल के फैक्टर आप अप्लाई करोगे 0.5019, तो 80,000 पे अप्लाई होगा 0.5019, 80,000 पे अप्लाई होगा 0.5019, तो ये वैल्यू आ गई 40152। देन आज इस वैल्यू को लेकर आओगे तो वही 10 साल के 8% पे फैक्टर 0.4632, तो इसकी वैल्यू आएगी 18598, 18598। तो सर तीसरे केस में बॉन्ड की वैल्यू है 18598, दूसरे केस में 30404, पहले केस में 12148। अब क्वेश्चन ने यहां पे चौथे पॉइंट में पूछा एडवाइज ऑन विच ऑप्शन इज बेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हर एक केस में बॉन्ड की वैल्यू अलग अलग है, हर एक केस में बॉन्ड की वैल्यू अलग अलग है। मतलब 12,148 जो है, 12,148 जो है वो 1 लाख रुपए बनता है 25 साल के बाद। यहां पे अगर मैं बात करूं 30,404 जो है वो 1,01,000 बनता है 15 साल के बाद। यहां पे 18598 है वो बनता है 80,000 रुपए। तो डायरेक्टली तो बताना मुश्किल है, डायरेक्टली तो बताना मुश्किल है सर कौन सा बेटर है।
तो मैंने तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किए हैं। इस केस में मैंने ये कैलकुलेशन करी है, कि सर 12,148 अगर 25 साल के बाद 1 लाख रुपए बनता है तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8.8%। 12,148 इंटू 1 प्लस आर की पावर 25, 1 लाख बनता है, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 8.8%। एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से करा है मैंने। दूसरे केस में आपका 30,404 रुपए के बदले में 1,01,000 रुपए बनता है, तो 8.34% आ रहा है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो 18,598 जो है वो 80,000 बनता है 18 साल में, तो सर इस केस में ये आ रहा है 8.44। तो कहीं ना कहीं जो पहला केस है मैच्योरिटी तक होल्ड करने में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रहा है 8.8% का, तो दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनना चाहिए। बाकी एक बार मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि नया क्वेश्चन है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन ऑलरेडी है नहीं, बट 100% लॉजिकल है आंसर। क्योंकि अगर आप चेक करके देखते हो रिवर्स कैलकुलेशन में भी, सर 12,148 को मैं पहले 10 साल तक 8% कंपाउंडिंग करूं, फिर मैं 9% पे कंपाउंडिंग करूं 10 साल, फिर मैं 10% पे कंपाउंडिंग करूं 5 साल, आपको 1 लाख रुपए मिल जाता है। पीछे ही तो लाना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो निकालनी है। तो ये जो आंसर है मेरे हिसाब से ये 100% लॉजिकल और करेक्ट होना चाहिए। बाकी ये जो है ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करी है, जैसे 1 लाख डिवाइड बाई 1,2,148। इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो फैक्टर भी यूज कर सकते थे, बट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो क्वेश्चन में गिवन थे नहीं। तो मैंने जैसे नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हो और आपको करवाया भी हुआ है मैथमेटिक्स में कंपाउंडिंग, मैथमेटिक्स में क्या आपको एफएम में म्यूचुअल फंड वगैरह में करवाया हुआ भी है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि सर कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है 8.23 कैलकुलेटर पे लिखोगे, 12 टाइम अंडर रूट प्रेस करोगे, -1 डिवाइडेड बाई n, 25 साल है तो 25 साल, 15 साल है तो 15 साल, 18 साल है तो 18 साल, -1 वो -1 ऑलरेडी हो चुका, डिवाइडेड बाई n, देन +1, देन मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल आंसर मेरे अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का होना चाहिए। और लॉजिकल भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, 7 नंबर के लिए ये चीज इतनी ही कैलकुलेशन होनी चाहिए, बट इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। और नॉर्मली देखा जाता है कि बॉन्ड वैल्यूएशन में इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों हर बार डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ, तो सर क्वेश्चन नंबर 4B आपका जाना पहचाना, कितने ही क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी इस तरीके के करके जा ही रहे हो। मिस्टर पराग हैज डाइवर्सिफाइड हिज पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, फंड अल्फा, बीटा और गामा। Unfortunately, he has misplaced the original investment documents and seeks assistance in restructuring the investment details based on latest data, and below are the details of his investment. अमाउंट इन्वेस्ट किया 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1.5 लाख, और एनएवी था एट द टाइम ऑफ परचेज 11.2, 10.5 और 10। तो सिंपल आप अमाउंट इन्वेस्टेड को एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज से डिवाइड करके कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने खरीदी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूं साथ के साथ। अमाउंट इन्वेस्टेड 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, डिवाइड कर दोगे एनएवी एट द डेट ऑफ परचेज 11.2, 10.5 और 10 से, तो आपने कितनी कितनी यूनिट खरीदी है वो पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बोनस यूनिट भी मिली है 1 जनवरी 2025 को गामा में 1:10, 1:10 मतलब 10 के बदले में 1, तो सर 15,000 के बदले में 1500 यूनिट मिलेगी, तो 1500 यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन की पहली डिमांड भी है। ये क्वेश्चन की एक्चुअल में पहली डिमांड है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ कितनी कितनी होगी। तो पहले पॉइंट का आंसर 22,321, 28,571 और 16,500 यूनिट है। क्वेश्चन की पहली डिमांड ही। इसके बाद और अगर डेटा को पढ़ता हूं मैं आगे क्वेश्चन में, तो डिविडेंड रिसीव किया आपने 31 मार्च को 7,500 नील और 3,750। इफेक्टिव जो एनुअल यील्ड है वो 10.8, यहाँ पे माइनस में 13.25 है और यहाँ पे 20.45 है। बोनस यूनिट तो आपने कंसिडर कर ही ली ऑलरेडी। सेकंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं टोटल एनएवी बताओ 31 मार्च को क्या होगा। तो सर सिंपल सी बात है, आपको एनएवी ऑलरेडी गिवन है 31 मार्च को, जो नंबर ऑफ यूनिट आपने कैलकुलेट करी है उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आपका टोटल एनएवी पता लग जाएगा। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कैलकुलेट करी है 22,321, 28,571 और 16,500, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे एनएवी एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज
11.1, 9.7 और 10.6 से, तो आपको आपका टोटल एनएवी दैट इज सेकंड पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसका आंसर पता लग गया। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी क्वेश्चन में एस इज द टोटल यील्ड बताना है कितना है परसेंटेज में। तो सर टोटल यील्ड के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एनएवी एट एंड माइनस एनएवी एट बिगिनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनएवी एट बिगिनिंग इनटू 100, आपको आपकी यील्ड पता लग जाएगी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, परसेंटेज यील्ड का एनएवी एट एंड माइनस एनएवी एट बिगिनिंग प्लस डिविडेंड अपॉन में एनएवी एट बिगिनिंग इनटू 100। सर आपने एनएवी एट एंड अभी अभी कैलकुलेट किया 247 763, 277 139, 174 900 माइनस एनएवी एट बिगिनिंग जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था दैट इज 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, प्लस जो आपने डिविडेंड रिसीव किया है 7500 और 3750 डिवाइडेड बाई एनएवी एट बिगिनिंग वही 250, 3 लाख और 3 लाख, इसको सॉल्व किया तो 2.11%, 7.62% और 9.55% आ गया। और फोर्थ रिक्वायरमेंट भी इजी है, कहते हैं अब आप बता दो एनालाइज द नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितने टाइम तक हमने पैसा होल्ड किया है, कितने टाइम तक हमने पैसा इन्वेस्ट किया है हर एक स्कीम में वो बता दो। तो आपको इफेक्टिव एनुअल यील्ड गिवन थी इजीली 10.8 माइनस, तो आप इजीली जो आपने यील्ड निकाली है और ये जो यील्ड है इन दोनों की हेल्प से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी बात होती है कि सर एनुअलाइज्ड यील्ड जो होता है वो होता है जो आप यील्ड कमा रहे हो वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने होल्ड किया वो मल्टीप्लाई बाय 365, तो वो क्या जाता है आपका एनुअल यील्ड आ जाता है। बस इसी को हमें यूज करना है। इफेक्टिव एनुअल यील्ड जो है वो गिवन है 10.8, वो है 10.8। आप जो यील्ड कमा रहे हो वो कमा रहे हो 2.11, मतलब 10.8 से कम कमा रहे हो, इसका मतलब एक साल से कम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो 2.11 कमा रहे हो। सर अगर 365 दिन की रिटर्न है 10.8 तो 2.11 कितने दिन की होगी, तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली 71 डेज। 71 डेज सिंपल है। 10.8 अगर रिटर्न है 365 डेज की तो 2.11 कमाने के लिए कितने दिन पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड केस में अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव यील्ड है 13.25, नेगेटिव यील्ड है आपकी 13.25, नेगेटिव लिख लो पॉजिटिव लिख लो, आंसर तो नंबर ऑफ डेज तो वैसे ही आने हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव यील्ड है 13.25, तो सर हमने भी तो नेगेटिव में ही निकाला है 7.62, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर 7.62 नेगेटिव रिटर्न है, 13.25 नेगेटिव रिटर्न है 365 दिन की, तो 7.62 डेज के लिए कितने दिन, सर 210 दिन का इन्वेस्टमेंट आएगा। सिमिलरली थर्ड केस में इफेक्टिव यील्ड गिवन आपके पास 20.45 का, आपका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 9.55 का, तो सिंपल कैलकुलेशन ये है कि अगर 20.45 का रिटर्न है 365 दिन में तो 9.55 कितने दिन में आ जाएगा। ठीक है, इट विल बी 171 डेज, 171 डेज, बिल्कुल ठीक है। 171 170 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 170 दिन के आसपास का ये रिटर्न आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट करना था, जो ऑलमोस्ट आई थिंक हर बच्चे ने कर लिया होगा। तो मेन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3B और 4A, और इवन मैं कहूंगा जो क्वेश्चन नंबर 2A था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वो भी कोई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था अभी तक अगर हम बात करें तो। सर 2A थोड़ा ट्रिकी ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों ने उसमें गलती करी होगी नेट परचेज प्राइस को लेकर। इसके बाद बी जो पार्ट था वेरी इजी क्वेश्चन लीजिंग का। इसके बाद थर्ड का जो ए पार्ट था वो भी बहुत इजी था। थर्ड का बी काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। फोर का ए सर नया क्वेश्चन था, जल्दी से अटेम्प्ट होना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा मुश्किल है, और बी पार्ट इजी था। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 फुल्ली डेडिकेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, यू आर असेसिंग टू कैपिटल इंटेंसिव इंजीनियरिंग कंपनीज, कंपनीज के नाम है ओमेगा हाइड्रोलिक्स लिमिटेड और वर्टेक्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, ओमेगा और वर्टेक्स, that have recently restructured their capital to support expansion plans, and the management of both companies wants to evaluate whether their actual equity return
अलाइन विद इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, कि एक्चुअल रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के साथ है कि नहीं है, बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। दोनों कंपनीज का आपको एक तो अनलीवर्ड बीटा गिवन है, मतलब एक तरीके से जब कंपनी केवल ओनली इक्विटी हो तब अनलीवर्ड बीटा। प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, अब वो डेट लेकर आएंगे तो डेट इक्विटी कुछ इस तरीके से चलेगा, मतलब 60% डेट लेकर आओगे यहाँ, और यहाँ पे 90% डेट। एक्चुअल रिटर्न गिवन है 16 और 20, जिससे हम लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। ट्रेजरी बिल रेट, मतलब रिस्क फ्री रेट निकालने के लिए डेटा गिवन है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, एनुअल कूपन रेट है 6.5%, तो 6.5 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। मार्केट प्राइस चल रहा है 95, तो सर 6.5 डिवाइडेड बाई 95, तो ये रिस्क फ्री रेट आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 6.84%। मार्केट की जो रिटर्न है आरएम चल रहा है आपका 14.5, टैक्स वगैरह इग्नोर करो। पॉइंट नंबर 1, एनालाइज द लेवर्ड बीटा फॉर ईच कंपनी बेस्ड ऑन दियर प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हुए लेवरेज्ड बीटा, लिवर्ड बीटा कैलकुलेट करके दो। तो सर इसके लिए आप सीधा सीधा लेवर्ड बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लेवर्ड बीटा का फॉर्मूला होता है अनलेवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस टी अपॉन में ई, क्योंकि टैक्स तो है नहीं, अगर टैक्स होता तो इंटू 1 माइनस टी भी अप्लाई हम कर देते। ओमेगा की मैं बात करूं तो अनलेवर्ड बीटा जो था, दोनों का अनलेवर्ड बीटा जो था वो था 0.9 और 0.82 इंटू 1 प्लस डेट अपॉन में इक्विटी की मैं बात करूं तो डी अपॉन में ई है ये 0.6 और यहां पे ये है 0.9। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लिया तो ओमेगा के केस में लेवर्ड बीटा 1.44 आएगा और वर्टेक्स के केस में ये 1.558 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है वह एनालाइज एंड असेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच कंपनी यूजिंग द सीएपीएम मॉडल। सर सीएपीएम में रिटर्न का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ, जिसके लिए आप आरएफ यहां से कैलकुलेट कर लो 6.5 अपॉन में 95। आरएफ यहां पे कैलकुलेट कर दिया है मैंने, 6.5 रुपए का इंटरेस्ट है 95 के मार्केट प्राइस पे, तो आरएफ है 6.84। आरएफ कॉपी कर लिया प्लस बीटा कॉपी कर लिया ऊपर से 1.44 और 1.558 इंटू आर एम क्वेश्चन में गिवन है 14.5% का 14.5 माइनस आर एफ 6.84, इसको सॉल्व किया तो 17.87 और 18.77% आ गया। बस अब आपने इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रिटर्न से, क्योंकि थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन का एनालाइज करो विच कंपनी इज ओवर परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन इट्स रिटर्न। तो सर पहले केस में रिटर्न है 16%, एक्चुअल रिटर्न जो है वो है 16%, जबकि यहाँ पे ये 17.87 है, तो एक्चुअल रिटर्न कम है, तो अंडर परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स में एक्चुअल रिटर्न 20% है, जबकि आपने जो रिटर्न निकाली एक्सपेक्टेड वो निकाली है 18.77, तो ये ओवर परफॉर्म कर रही है, रिटर्न ज्यादा दे रही है। तो क्वेश्चन काफी इजी था, छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A की अगर हम बात करें तो। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5B की तरफ जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 5B इज अगेन फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मिस्टर केटोन, ए पोर्टफोलियो मैनेजर एट हेलिक्स कैपिटल एडवाइजर्स होल्ड पोर्टफोलियो NZ कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज विद डिटेल्स देयरऑफ। 3 सिक्योरिटी में पैसा लगाया हुआ है, ASL, NSL और ZNL, और तीनों का वेट गिवन है, तीनों का बीटा गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और वेरियांस गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है आपको 12%। इसके अलावा आपको ASL, NSL का कोवेरियंस, NSL, ZNL का कोवेरियंस, ZNL और ASL तीनों मतलब कॉम्बिनेशन बना के आपको कोवेरियंस दे दिए। कहते हैं कैलकुलेशन आप 4 डेसिमल तक शो कर देना और सबसे पहले तो पोर्टफोलियो बीटा निकाल दो। तो सर पोर्टफोलियो बीटा तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा, वेट गिवन है, बीटा गिवन है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.25 इंटू 1.25 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इसका समअप करोगे आपको आपका पोर्टफोलियो बीटा पता लग जाएगा, दैट विल कम 0.755। तो पहला पॉइंट तो काफी ज्यादा इजी रहा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहते हैं रेजिडुअल वेरिएंस कैलकुलेट करके दो ऑफ ईच ऑफ 3 शेयर्स। सर रेजिडुअल वेरिएंस इज नथिंग, रेजिडुअल वेरिएंस इज नथिंग, अनसिस्टमैटिक रिस्क को रेजिडुअल वेरिएंस बोलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में टोटल वेरिएंस तो ऑलरेडी गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में वेरिएंस तो गिवन है 0.015, 0.035, 0.020। अगर आप इसमें से सिस्टमैटिक रिस्क हटा दोगे तो बचा हुआ रेजिडुअल वेरिएंस अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है।
सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, या कहूं तो उसका स्क्वायर, या फिर सीधा सीधा आप बोल सकते हो सर वेरियांस मार्केट मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, बीटा स्क्वायर इनटू वेरियांस मार्केट। तो सर यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट का यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 12, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे वेरियांस मिल जाएगा मार्केट का, तीनों ही केसेस में सेम रहेगा ये, तो मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। तो सर बीटा की अगर बात करें तो बीटा ऑलरेडी गिवन तो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, बीटा हमारे पास गिवन तो है तीनों का ही, दैट इज 0.35 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर और 0.8 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आ जाएगी, टोटल वेरिएंस में से माइनस करोगे आपको आपका रेजिडुअल वेरिएंस दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क पता लग जाएगा। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन में, वो कहते हैं पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाल के दो, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय मार्कोविट्ज। सर पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट करके देना, पोर्टफोलियो वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके देना है। तो सिंपल कॉम्बिनेशन, तीन प्रोजेक्ट है आपके पास, तीन प्रोजेक्ट क्या है, तीन सिक्योरिटीज है ए एन और जेड, एएसएल एनएसएल जेडएसएल, जो भी नाम गिवन थे क्वेश्चन में, एएसएल एनएसएल और जेडएनएल, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लो ए एन ए जेड का, तो वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस ऑफ ए एन, यहाँ आ जाएगा आपका वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ जेड कोवेरिएंस ऑफ ए जेड। वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, ए का वेट वेरिएंस गिवन है, ए का ऑलरेडी वैल्यूज आ जाएगी, ए का वेट भी है एन का वेट भी, और दोनों का कोवेरिएंस भी गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो ए और एन का कोवेरिएंस आपको 0.025 गिवन था। सिमिलरली ए और जेड का वेट गिवन ही है सर, ओ ए और जेड का कोवेरिएंस भी गिवन था आपके पास, दैट इज 0.035, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरी सिक्योरिटी उठा लो एन, एन और ए का कॉम्बिनेशन, तो वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय ए एन का कोवेरिएंस, तो सर सिंपल सी बात करूं यही वैल्यू को कॉपी पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एन और वेरिएंस ऑफ एन, डेटा तो सर सारा गिवन ही आपके पास, और ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ जेड और वेरिएंस ऑफ जेड एन। तो सर आपने ऑलरेडी भी तो ऐसी कैलकुलेशन नहीं करी थी, ठीक है, तो ये आपको वेट गिवन है दोनों के, कोवेरिएंस भी गिवन है 0.006 आ जाएगा। देन आपको जेड का कॉम्बिनेशन बनाना है ए के साथ, तो वही वेट ऑफ ए वेट मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाई कोवेरिएंस ऑफ ए जेड, तो सर यही वैल्यू तो आएगी 0.049, ठीक बात है। फिर जेड को एन के साथ करोगे तो वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाई कोवेरिएंस ऑफ एन जेड, सर यही वैल्यू तो आएगी वापस से, जेड में वेट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाई वेरिएंस ऑफ जेड आ जाएगा। बस इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, 0.0018 प्लस 0.0022 प्लस 0.0049 प्लस 0.0022 प्लस 0.0022 प्लस 0.006 प्लस 0.0049 प्लस 0.006 प्लस 0.0032, आपको आपका पोर्टफोलियो का वेरिएंस पता चल जाएगा 0.0334। को प्रेजेंट करने का आपका तरीका जो है वो अदरवाइज भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5B, जो अगेन कहूंगा एक बेसिक क्वेश्चन ही था, ऐसा कोई ट्रिकी पॉइंट आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 फुल्ली हमेशा डेडिकेटेड होता है टू डेरिवेटिव्स, जिसमें एक पार्ट आपको देखने को मिल जाता है फ्यूचर में से और दूसरा पार्ट आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 6A, Miss Wumi, a portfolio manager, has the following 3 stocks in his portfolio। यहाँ पे भी 3 सिक्योरिटी है, AS लिमिटेड, BM लिमिटेड और ZM लिमिटेड। इस बार थोड़ा और ज्यादा डेटा दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया और मार्केट प्राइस दे दिए, तो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यूज आ जाएगी और उसके बेसिस पे हम वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, वेट्स गिवन थे, इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, और बीटा भी आपके पास गिवन है। द पोर्टफोलियो मैनेजर थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई। इन्होंने क्या है, इन्होंने पहले पॉइंट में वेटेड एवरेज बीटा कैलकुलेट कराया पोर्टफोलियो का। अगर मैं पहले आपको वेटेड एवरेज बीटा ही कैलकुलेट करवा दूं तो सिक्योरिटी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू, देन वेट निकाल के बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा। पोर्टफोलियो बीटा सिक्योरिटी कॉपी कर ली, एएस लिमिटेड, बीएम लिमिटेड, जेडएम लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर कॉपी हो गए 4.5, 6 और 3,
और क्वेश्चन से मार्केट प्राइस भी कॉपी हो गया 500, 750 और 250। मल्टीप्लाई कर लिया सर 4.5 इंटू 500, 6 इंटू 750, 3 इंटू 250, टोटल पोर्टफोलियो है 7500 का। तो 2250 डिवाइड बाई 7500, 4500 डिवाइड बाई 7500, 750 डिवाइड बाई 7500, आपको आपके वेट्स पता लग गए। बीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा क्वेश्चन में गिवन है 1.4, 1.2 और 1.6, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको आपका पोर्टफोलियो का बीटा पता लग गया, जो क्वेश्चन की पहली डिमांड है। अब ये जो बीटा आया 1.3, ये कंपनी को लग रहा है ज्यादा। कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो हाई है एंड वांट्स टू रिड्यूस पोर्टफोलियो बीटा टू 0.975। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बीटा है वो कम होकर 0.975 हो जाए, और इसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन है। शी इज कंसीडरिंग टू बिलो मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी ये है कि डिस्पोज ऑफ ए पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसको बेचकर उसकी जगह लेके आ जाऊं रिप्लेस विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिस्क क्या होता है, रिस्क फ्री होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कुछ सिक्योरिटी बेच देता हूं पोर्टफोलियो में से और उसकी जगह क्या ले आता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले आता हूं और अपने पोर्टफोलियो बीटा को कम कर लेता हूं। तो क्वेश्चन की डिमांड भी सेकंड यही थी, एसेस करके बताओ कि वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी एक्वायर करनी है, इसके लिए देखो मेरा टारगेट है 0.975 का बीटा। अब जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आते हैं तो हमारा हमेशा टारगेट ये होता है कि जो रिस्की सिक्योरिटी है सबसे ज्यादा उसको हम हटाएं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्की सिक्योरिटी थी वो थी ZM, क्योंकि इसका जो बीटा है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं ZM को पूरा भी हटा दूं मान लो तो भी इतना बीटा तो रह ही जाएगा। अगर मैं ZM को पूरा भी हटा दूं, पूरा भी हटा दूं, भाई 250 है, इसकी जगह ये बीटा मैं 0 भी ले लूंगा तो ये वाला बीटा तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, 0.42 प्लस 0.72। सर ये खुद जो है वो तो अभी भी 0.975 से ज्यादा है, 1.14 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ZM सिक्योरिटी तो सारी की सारी बेचनी पड़ेगी, सारी की सारी हटाकर इसकी जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले आओगे तब भी आपका बीटा जो आपका डिजायर्ड बीटा है उससे ज्यादा है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, और भी इसके अलावा भी और सिक्योरिटी रिमूव करनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी के लिए जाऊंगा तो 1.4 और 1.2 में AS लिमिटेड को रिमूव करूंगा। अब AS लिमिटेड अगर पूरा रिमूव कर दूंगा तो मेरा बीटा केवल और केवल इतना बच जाएगा, जबकि मुझे तो थोड़ा सा ज्यादा रखना है। इसका मतलब यह है ZM तो आपको सारा का सारा हटा देना है, उसकी जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले आओ। AS लिमिटेड में कुछ पोर्शन आपको हटाना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे वी हैव टू डिस्पोज ऑफ ZM लिमिटेड फुल्ली, रीजन बताई दिया, बिकॉज इफ वी कंसिडर ओनली AS लिमिटेड और BM लिमिटेड तो भी हमारा वेटेड बीटा जो है वो डिजायर्ड बीटा से ज्यादा है। इसका मतलब हमें AS लिमिटेड का भी कुछ पार्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। वो कितना करना पड़ेगा उसके लिए आप वेटेड बीटा की कैलकुलेशन कर लो। सर मुझे चाहिए 0.975 का बीटा, मुझे चाहिए 0.975 का बीटा, जिसके अंदर ये वाला तो चेंज कुछ हुआ नहीं, BM लिमिटेड तो 0.6 इंटू 1.2, ये तो एज इट इज रहने वाला है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, ये तो एज इट इज रहने वाला है। अब जो AS लिमिटेड है, AS लिमिटेड जो है, ZM लिमिटेड तो खत्म ही हो जाएगा, हम कह रहे हैं फुल्ली डिस्पोज कर ही देंगे। बात है AS लिमिटेड की, तो आप ध्यान दो कि 0.6 का वेट है BM लिमिटेड का। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप लेकर आओगे वो, और जो AS लिमिटेड बचेगा वो, दोनों का वेट कितना होना चाहिए, 0.4, क्योंकि टोटल वेट जो है वो तो 1 होगा, जिसमें से 0.6 इसका होगा, तो दोनों बची हुई सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लस AS दोनों का मिला के 0.4 होगा। मैं अगर मान लेता हूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में X इन्वेस्ट करूंगा तो इसका मतलब AS लिमिटेड में 0.4 इंटू 0.4 माइनस एक्स का वेट रह जाएगा, 0.4 माइनस एक्स का वेट रह जाएगा, और जो भी इसका वेट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना, जो भी इसका बीटा है 1.4 से, और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उसका वेट X अगर मैं लिख भी दूं तो उसका बीटा तो 0 ही होगा, तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको X पता चल गया 22% है, 0.22 है। X जो है वो 0.22 है, तो सिंपल सी बात है AS लिमिटेड कितना बचेगा, सर 0.18 बचेगा।
क्वेश्चन ने पूछा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो टोटल वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की 7500, जिसमें 0.22 के इक्वल गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप रखोगे तो 1650 की वैल्यू आएगी। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो, आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ZM की जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 1650 करोगे, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी सर, यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू बचेगी इसका वेट कितना हो गया 0.18, तो 0.18 मल्टीप्लाई बाई 1.4, ठीक है, प्लस 0.72 अगर आप करोगे तो आपको आपका टारगेट जो है 0.975 वो अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा हालांकि 0.972 आ रहा है मेरा, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे फिगर जो है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन के अंदर आती है। जैसे 0.305 डिवाइडेड बाई 1.4 करता हूं तो एग्जैक्ट 0.22 नहीं है, ये 0.2178 समथिंग है। तो अगर आप और ज्यादा नजदीक पहुंचना चाहते हो तो 0.2178 लिख सकते हो, बट राउंड ऑफ ही नॉर्मली किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट थी, कहते हैं इज द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ। सर कितने कितने नंबर ऑफ शेयर डिस्पोज ऑफ करने पड़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो ZM लिमिटेड के तो आपने सारे ही डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। ZM के तो 3 लाख शेयर्स थे, 3 लाख के 3 लाख आपने कर दिए। AS जो है, AS जो है वो कितना बचा सर, 7500 था, 7500 में 4500 तो BM था और 1650 1650 आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले आए हो, ठीक है, तो वैल्यू बची 1350 की। अगर यहाँ पे 1350 बचा 2250 में से, इसका मतलब 900 का आपने यहाँ पे 900 का यहाँ पे आपने डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है। और एक शेयर है 500 का, तो 1.8 लाख शेयर जो है वो आपने यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने पड़ रहे हैं। और चौथे पॉइंट की बात करें तो कहते हैं एनालाइज द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड। तो सर नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पोर्टफोलियो की वैल्यू, पोर्टफोलियो की वैल्यू है सर 7500 लाख। और एज पर क्वेश्चन ए टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर विच आर करंटली ट्रेडेड 24,375 का चल रहा है और निफ्टी पॉइंट जो है 100 का। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया 24,375 इंटू 100, 24,37,500 का, मल्टीप्लाई बाई एग्जिस्टिंग बीटा कितना था 1.3 और डिजायर्ड बीटा कितना है 0.975। ये तो फॉर्मूला ही है, पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन में वन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एग्जिस्टिंग बीटा माइनस डिजायर्ड बीटा। तो 100 कॉन्ट्रैक्ट आ गया और ये 100 कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या करने हैं, बेचने हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने सिक्योरिटीज खरीद रखी है तो कॉन्ट्रैक्ट बेचने का एग्रीमेंट करोगे तो उस सिचुएशन में आपका जो रिस्क है वो कम होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो अटेम्प्ट कर देना था। ऑलरेडी आपने ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं करे हुए होते हैं। जो पहले पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 वाले पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपने पोर्टफोलियो में करे हुए होते हैं और चौथा जो पॉइंट है वो आपने फ्यूचर के चैप्टर में करा हुआ होता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ जाते हो तो 6B इज फ्रॉम डेरिवेटिव ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, मिस्टर त्रिमूर्ति एन इन्वेस्टर हैड परचेज्ड ए 3-month कॉल ऑप्शन ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ ब्रिटानिया लिमिटेड, प्रीमियम पे किया है 30 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस शेयर का 560 है और एक्सरसाइज प्राइस इसका 590 है और एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो रेंज है वो 540 से 640 रुपए हो सकती है। इस रेंज की प्रोबेबिलिटी भी दे दी है कि 540 से लेकर 640 हो सकती है, तो बीच में 560, 580, 600, 620 ये भी हो सकती है विद देयर प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्वेश्चन का पहली डिमांड बड़ी सिंपल, असेस द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 3 मंथ। सर सिंपल एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है, 540 into 0.1 प्लस 560 into 0.15 प्लस 580 into 0.05 प्लस 600 into 0.35 प्लस 620 into 0.2 प्लस 640 into 0.15। आपको आपका एक्सपेक्टेड प्राइस पता लग जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस आ गया आपका 597। सेकेंड पॉइंट जो है कहते हैं असेस द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 3 मंथ इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल्स। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं उनमें यहां पे डिमांड में लिखा होता है असेस द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 3 मंथ इफ द एक्सपेक्टेड प्राइस प्रीवेल्स। यहां पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल्स, बट मैंने जो क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हैं आज तक पास्ट में उनमें नॉर्मली लिखा हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस आपने निकाला है 597, अगर ये प्रिवेल करे
तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे शायद लिखा हुआ होना चाहिए था एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करेगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालूं तो सर वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला फिर एमपी माइनस ईपी होता है। और अगर एक्सरसाइज प्राइस जो है वही अगर प्राइस प्रिवेल करेगा तो उस सिचुएशन में तो कुछ आंसर ही नहीं बनेगा। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिवेल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों आंसर दे दिए हैं। अगर जो मैं सोच रहा हूँ कि सर यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो प्रिवेल करने की बात चल रही है, तो फॉर्मूला तो एमपी माइनस ईपी होता है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस 597 और एक्सरसाइज प्राइस 590 है, तो 7 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल ही माना जाए तो सर 590 का प्राइस होगा, 590 एक्सरसाइज प्राइस होगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे तो पहली वाली सिचुएशन ज्यादा बेटर लग रही है कि सर यहाँ पे छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद ये एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिवेल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन द केस ऑफ ऑप्शन इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, अगर हम मैच्योरिटी तक ऑप्शन को हेल्ड करें, एनालाइज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो सर अगर आप मैच्योरिटी तक हेल्ड करोगे तो इनमें से कोई भी प्राइस हो सकता है, इनमें से कोई भी प्राइस हो सकता है। तो मतलब अगर आप मैच्योरिटी तक हेल्ड करोगे तो मार्केट प्राइस 540, 560, 580, 600, 620, 640 कुछ भी हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस आपका 590 है, तो पहले केस में जीरो वैल्यू ऑफ ऑप्शन, दूसरे केस में भी एमपी माइनस जीरो, तीसरे केस में भी एमपी माइनस ईपी जीरो। यहाँ पे 10 रुपए आ गया, 620 माइनस 590 30, 640 माइनस 590 50। इस पे आप अप्लाई कर दो अपना प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.15, 0.05, 0.35, 0.20 और 0.15, तो आपको आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पता लग जाएगा। 0 इंटू 0.10, 0 इंटू 0.15, 0 इंटू 0.05, 10 इंटू 0.35, 30 इंटू 0.2, 50 इंटू 0.15, 17 रुपए आ गया सर, सिंपल था। फोर्थ पॉइंट, assess the price of the share quoted at the stock exchange to get the value of the call option as computed in third above। आपने जो थर्ड पॉइंट में 17 रुपए की वैल्यू निकाल ली, अगर अगर हमें वो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन चाहिए तो मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए? सर एक्सरसाइज प्राइस से 17 रुपए ज्यादा होना चाहिए। एक्सरसाइज प्राइस आपका 590 है, 607 रुपए अगर प्राइस होगा मार्केट में, 607 रुपए अगर प्राइस होगा तो ये 17 रुपए दिख जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड पॉइंट में मुझे तो वही लग रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिवेल ही होना चाहिए, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंगली। एक्सरसाइज प्राइस पे तो कोई लॉजिक नहीं है, जीरो ही आ जाएगा एक तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जैसा कि हमें पहले से ही पता था कि सर क्वेश्चन नंबर 7 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू फॉरेक्स चैप्टर। दो पार्ट इसमें किए जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, बट दोनों ही पार्ट किस चैप्टर में से पूछे जाते हैं? फॉरेक्स में से ही हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, Globetech Limited, an Indian electronics importer, has placed an order to import, पेमेंट करना है अपने को, हाई एंड सेमी कंडक्टर चिप्स वर्थ $5 लाख आपको पे करने हैं 3 महीने में। द कंपनी इज इवेल्युएटिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू हेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। मार्केट का डेटा गिवन है, ये गिवन है हमारे पास स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर, तो ये हो गया डॉलर पर यूरो। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट भी गिवन है सिमिलरली। साथ में कॉल ऑप्शन कहते हैं यूएसडी कॉल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसका स्ट्राइक प्राइस 84 है और प्रीमियम आपको पे करना है 0.9 पर यूएस डॉलर। अप्लाई द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रेटजी टू हैज द यूएसडी पेमेंट। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता, 5 लाख रुपए के 5 लाख यूएसडी के लिए 3 महीने के बाद का एग्रीमेंट आप करोगे। 3 महीने के बाद का रेट चल रहा है रुपी पर डॉलर 84.10, तो 5 लाख इंटू 84.10 आ जाएगा, सीधा सीधा 4,20,50,000। अगर हम सेकंड ऑप्शन के लिए जाते हैं, दैट इज एनालाइज यूएसडी कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी एंड कंप्यूट मैक्सिमम रुपी आउटफ्लो, तो सर एक तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 0.90 पर यूएसडी, तो 5 लाख के लिए 5 लाख इंटू 0.9, 4.5 लाख रुपए तो आपको प्रीमियम पे करना है। और 3 महीने के बाद आपको एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ेगा 84, सिंपल सी बात है, दैट इज 5 लाख इंटू 84, 4,20,00,000, तो 4,24,50,000 रुपए आपका आउटफ्लो होगा। और तीसरे में अगर मैं बात करूं तो इफ ग्लोबटेक यूजेज यूरो टू सेटल द इनवॉइस थ्रू क्रॉस करेंसी रूट, अगर क्रॉस करेंसी के थ्रू हम जाएं और यूरो में सेटलमेंट करें तो एसेस द यूरो अमाउंट रिक्वायर्ड, तो सर यूरो की कितनी जरूरत होगी? तो सिंपल सी बात है, 5 लाख डॉलर है, 5 लाख डॉलर है, और डॉलर पर यूरो आपका 3 महीने के बाद का रेट कितना है? 1.12, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.12, तो सर यूरो की जरूरत पड़ेगी आपको 446,429 की।
यूरो की जरूरत पड़ेगी आपको 446 429 की, 446 429 की। और क्वेश्चन ने कहा एंड बताओ आईएनआर आउटफ्लो कितना होगा, यूज करना है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो सर सिंपल सी बात है, यूरो आपको पता लग गया 446 429 यूरो। और यहाँ पे आईएनआर की अगर मैं बात करूं, रुपी टर्म्स में अगर आप जाओगे, क्रॉस कोटेशन के लिए जाओगे, तो सर ये हो जाएगा रुपी पर डॉलर और डॉलर पर यूरो। तो 84.1 इंटू 1.2, 84.1 इंटू 1.12 आपको रुपी पर यूरो पता लग जाएगा। तो रुपी पर यूरो आ जाएगा आपका 94.192। इतना यूरो, एक यूरो का रेट है रुपी में 94.192, तो 4,20,50,000 के आसपास ही आपका वैल्यू आएगा। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं सर, ऑलमोस्ट यही वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी, यही वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे आने वाली है। इफ ग्लोब टेक यूजेस यूरो टू सेटल द इनवॉइस थ्रू द क्रॉस करेंसी कोड। तो ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी ऐसा भी हो सकता है इसका, कि यहाँ पे इन्होंने 3 महीने का जो रेट बोला हो सकता है वो केवल और केवल रुपी के लिए बोला हो। तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप जब यूरो कैलकुलेट कर रहे हो तो इस रेट पे 1.1 पे वैल्यू करो, 1.1 पे वैल्यू करो। हालांकि क्लियरली बोला नहीं है। इफ ग्लोब टेक यूजेस यूरो टू सेटल द इनवॉइस थ्रू द क्रॉस करेंसी रूट, एस इज द ईयूआर अमाउंट रिक्वायर्ड एंड द आईएनआर। तो सर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लोब टेक तो हम खुद ही है ना, ग्लोब टेक तो हम खुद ही हैं, ठीक है। अगर बिल जो है, इनवॉइस जो है वो यूरो में आता स्पॉट के हिसाब से, तो फिर वैल्यूएशन स्पॉट के हिसाब से यहाँ पे 1.1 हो सकता था। तो एक बार देख लेना, छोटा सा ये वाली चीज देख लेना कि ये जो यूरो अमाउंट रिक्वायर्ड जो कैलकुलेट किया है वो 1.12 पे इंस्टीट्यूट वैल्यू करता है या 1.1 पे भी वैल्यू किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट भी थी इसमें, कहते हैं सिंथेसाइज द रिजल्ट फ्रॉम ऑल हेजिंग स्ट्रेटजी इफ आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट 85.5 यूएसडी इन 3 मंथ। कहते हैं अगर ये जो रेट है 84.1 ये 85.5 होता तो बेस्ट स्ट्रेटजी बताओ क्या होती। तो सर अगर ये 85.5 होता तो फॉरवर्ड में 5 लाख इंटू 85.5 हो जाता। जो सेकंड केस था आपका कॉल वाला, उसके अंदर तो इस रेट का कोई यूज ही नहीं था, उसमें तो इस रेट का कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि प्रीमियम पेड करना था और एक्सरसाइज प्राइस पे मुझे डॉलर खरीदने थे, तो इसकी वैल्यू सेम रह जाती 4,24,50,000। और तीसरे केस में फिर क्या होता, तीसरे केस में इस सिचुएशन में फिर मेरा ये रेट चेंज हो जाता, 85.5 इंटू 1.12 के हिसाब से जाता, तो 95.76, तो अगेन ये 4,27,50,000 के आसपास ही वैल्यू आती। तो एक जगह मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है ये जो यूरो की कैलकुलेशन की जाए वो शायद स्पॉट पे की जाए। हालांकि लगता तो नहीं है लॉजिकली, क्योंकि ग्लोबल टेक खुद ही हम है जो पेमेंट करना है। ग्लोबल टेक यूजेस ईयूआर टू सेटल द इनवॉइस थ्रू द क्रॉस करेंसी रूट। अगर बिल ही जो है वो यूरो में आता मेरे पास स्टार्टिंग से, तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती थी। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसका ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ईयूआर जो है वो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 आपको देखने को मिले, 5 लाख डिवाइड बाई 1.1 आपको देखने को मिले, तो फिर इस सिचुएशन में ये 4,54,545 ईयूआर आ जाएगा। और रुपी आउटफ्लो जो होगा फिर 4,54,545 इंटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोला ही है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ही लेना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम रेट ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ये आ रहा है 43,14,182। और इस सिचुएशन में यहाँ पे भी आपको वैल्यूएशन में, यहाँ पे भी आपको वैल्यूएशन में यहाँ पे भी आपको जो वैल्यूएशन है इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। बस ये जो वैल्यू है 446 429, इसकी जगह आपको लेना पड़ेगा 454 545, 454 545। ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं ना मैं, 454 545।
इंटू 95.76। तो ये आपको 43,52,000, 43 लाख नहीं, 4 करोड़ भी करोड़ में आएगी ना। 454,545 इंटू 94.192, सर 4,28,14,503। और यहाँ पे 454,545 इंटू 95.76, तो इट शुड बी 4,35,27,220। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7A का आंसर। और अगर हम 7B की तरफ जाते हैं तो सर क्वेश्चन नंबर 7B इजी। Novanta Capital Private Limited, an Indian-based investment firm, is assessing the valuation of Indian rupee against the US dollar for a 1-year forecast horizon. रुपी और डॉलर है, एक साल के लिए अपने को कैलकुलेशन करनी है। द फर्म अप्लाई बोथ इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब इन्फ्लेशन रेट थ्योरिटी। थ्योरीज टू प्रोजेक्ट एक्सचेंज रेट। डेटा गिवन है, रियल इंटरेस्ट रेट गिवन है, जबकि ध्यान देना आईआरपीटी परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है इसमें रियल नहीं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंसिडर किए जाते हैं। इन्फ्लेशन फोरकास्ट पहले हाफ का 6.3% है, सेकंड हाफ का 6.8% है इंडिया में, यूएस में ये 2.4% है पूरे साल में। स्पॉट रेट भी दे दिया रुपी पर डॉलर 82.5, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर दिया, कहते हैं एज्यूम करो इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द फुल ईयर इन इंडिया एवरेज इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2.5 years। तो सर ठीक है, इसका एवरेज कर लेंगे, 6.55% आ गया। डिराइव द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फॉर इंडिया एंड यूएस। सर सबसे पहले तो इंडिया और यूएस में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके दो। तो इसके लिए आप सीधा सीधा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस में 1। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका जो है 1.2 है, तो 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई इंडिया में इन्फ्लेशन रेट आपको एवरेज लेना है दोनों का, तो 6.55.0655 आ जाएगा, -1 ये आ जाएगा 7.8286। और अगर मैं यूएस में बात करूं तो 1 प्लस 0.015 मल्टीप्लाई बाई 1.024 माइनस में 1, तो यूएस में आ जाएगा 3.936%। पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यही है, आपको नॉमिनल रेट निकालने हैं। सेकंड पॉइंट, एसेस द फॉरवर्ड रेट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी अप्लाई करके आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो सर फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट रुपी डिवाइड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डॉलर। फॉरवर्ड रेट निकालना है, स्पॉट रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 82.5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट हमने कैलकुलेट किया है 7.8286 डिवाइड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डॉलर भी हमने कैलकुलेट किया। इसको सॉल्व किया तो आपको आपका फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा 85.59। और सिमिलरली आपको थर्ड पॉइंट में एसेस द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट विया, अब आपको परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, तो इंटरेस्ट रेट की बजाय आपने इन्फ्लेशन रेट कंसीडर कर लेना। फॉरवर्ड रेट वही निकालना है, स्पॉट रेट सेम रहेगा, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट आपका है 6.55 का इंडिया में और यूएस में 2.4 का। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका फॉरवर्ड रेट 85.84 पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी तो कुछ ज्यादा ही इजी देखने को मिला। इसके बाद अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसके बाद जो थ्योरी क्वेश्चन है उनके भी आंसर मैं दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8A की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा स्टेबल कॉइन इज टोकनाइज्ड वेरिएशन ऑफ वर्जन ऑफ एसेट। स्टेबल कॉइन इज टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ द एसेट। इन दिस कंटेक्स्ट अलाइन द, आपको स्टेबल कॉइन के जो वेरिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखने थे। तो वेरिएंट्स होते हैं फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स, कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो बैक्ड और एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन्स। ये आपको यहाँ पे आंसर लिखना था अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो। इसके बाद बी पॉइंट था ब्रीफली अपेंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉन्ड, यहाँ पे आपको बताने थे। तो टाइप ऑफ फॉरेन बॉन्ड में आपको लिखना था यांकी, सामुराई, बुलडॉग, शिबोसे। इसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करूं तो सी पॉइंट था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
securitizes part of its balance sheet for various reason. In this context, identified and briefly explain the said main reason. बताओ क्या होते हैं? तो सर मेन रीजन जो होते हैं वो होते हैं तीन: फंडिंग द एसेट दैट इट ओन्स, बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर। इसी को आपने थोड़ा डिटेल में एलाबोरेट करके यहाँ पे मेंशन करना था। तो ये था आपका एसएफएम का पेपर जो जून 2025 में हुआ, जिसमें मैं अगर बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 2A इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 3B काफी ज्यादा ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 4A नया क्वेश्चन था, इस वजह से ट्रिकी ही क्वेश्चन था। तो ये तीन क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ट्रिकी थे, बाकी ये है, बाकी ठीक ठाक पेपर था, मतलब एवरेज पेपर कहा जाएगा। इसको इजी कहना भी गलत है और बहुत ज्यादा टफ कहना भी गलत है। क्यों ज्यादा टफ? इसलिए कहना गलत है कि हमें एग्जामिनर दो क्वेश्चन की चॉइस भी प्रोवाइड करवा रहे। बट नो डाउट क्वेश्चन नंबर 3B और 4A आर द टिपिकल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस इन दिस पेपर। तो अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल था तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद एसएफएम के बाद हम आपके लिए एससीएम के भी जल्दी ही सजेस्टेड आंसर के सॉल्यूशन जो हैं वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। और अगर कोई बच्चा इंटर वाला है जो इस वीडियो को देख रहा है तो इंटर के भी सभी सब्जेक्ट के हम सॉल्यूशन जो हैं जल्दी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन अपडेशन मिस नहीं होगा। और हाँ, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी आपके सामने ये सजेस्टेड आंसर्स आ रहे हैं इनके पीडीएफ आंसर जो हैं, अगर आपको इनका आंसर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाओगे। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप में जाने के बाद स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च कर लेना है वहां पे सजेस्टेड आंसर। उस पे क्लिक करेंगे, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे इंटर और फाइनल सभी सब्जेक्ट के सजेस्टेड आंसर्स हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे, आपको सजेस्टेड आंसर वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हो। और अगर आप एसएफएम की बेस्ट क्लासेस बाई करना चाहते हो, बेस्ट क्लासेस की सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी क्लासेस बाई कर सकते हो। मोबाइल व्यू के लिए आप डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप से क्लास बाई कर सकते हो। इमीडिएट एक्टिवेशन है, मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आपको क्लासेस देखनी है लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी पे, तो वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।